दिखाई पड़ेंगे। और भाषाओं के स्तर पर भी आप देखेंगे तो जैसे बंगला है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमाम भाषाओं में अलग अलग तरह की तब्दीलियां भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय समाज व्यवस्था, भारतीय परिवार व्यवस्था, भारतीय जो नारी व्यवस्था है उसके भी अलग अलग वसूल है, आदिवासियों की अलग है और दलितों के यहाँ अलग है। सही है ना? हर जाति धर्म की अपनी विशिष्टताएं। अगर उन विशिष्टताओं को केंद्र में रख करके उन कृतियों का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो तमाम तरह के अंतर विरोध भी हमारे सामने आते हैं। आज आप देखिए जैसे सामाजिक यथार्थ की बात अगर हम करते हैं, अपनी दलित आत्मकथाओं को ही ले लें और उन दलित आत्मकथाओं में पता नहीं कितनी आप लोगों ने पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन चाहे महिला रचनाकार हो, दलित या पुरुष रचनाकार हो, अगर इन रचनाओं को आप पढ़ेंगे, आत्मकथाओं को आप पढ़ेंगे तो सामाजिक दंश, सामाजिक, जैसे आप देखिए सूरजपाल चौहान की आत्मकथा है सप्तम तिरस्कृत, दो आत्मकथाएं हैं उनका, तमाम कहानी और जो एक कहानी है उनका है नया ब्राह्मण, मुर्दहिया और मणिकर्णिका आप देख, धनवीर की दिक्कत और भेड़िया आप देखिए, शिवराज सिंह के जय, मेरा बच्चा मेरे कंधों, याद इसी तरह से कौशल्या शिलान्यास किया, यानी दलित रचनाकारों ने आत्मकथाएं लिखी जिस जाति व्यवस्था के जकड़न के बावजूद कहीं न कहीं अगर कष्ट रहा है तो ब्राह्मणों को क्षति होते रहा। और ये नई दिशा दे रहा है। अगर आप जाएंगे व्यवस्था को तोड़ने के लिए भारतीय संविधान है, अम्बेडकर के भारतीय संविधान के विरोध से हमारे यहाँ हेलो हेलो सर। सर आवाज क्लियर ही नहीं आ रही है, गूंज रहा है, ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा। हेलो, हेलो सर, आ रही है? आपकी आवाज़ हाँ गूंज अभी रही है आई। सर, बहुत स्पीकर पीछे से ऐसा नज़दीक कर लीजिए गूंजने सर। टाइप आ रहा था। तो ऐसी विषम परिस्थिति में जो प्राइवेटाइजेशन के तहत रियासतीकरण की परंपरा हिंदुस्तान में प्रारंभ हुई है, इसे न तो दलित साहित्यकार, न आदिवासी साहित्यकार और न सवर्ण साहित्यकार कोई भी पकड़ पा रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, आज से 50 वर्ष पहले, आज से 30 वर्ष पहले ब्राह्मणों और क्षत्रियों का जो वर्चस्व भारतीय समाज पर रहा हो अपने अपने परिक्षेत्र विशेष में, लेकिन आज वह वर्चस्व नहीं रहा है। सरकार जिस लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल बाय द पीपुल एंड गवर्न द पीपुल को बड़ी लड़ाई के बाद हम लोगों ने हासिल किया था, हमारे ही नुमाइंदे, हमारे ही सांसद कानून बना करके तमाम सरकारी मिल्कियत को प्राइवेट सेक्टर को देते चले जा रहे हैं। ये बात अभी आपके समझ में नहीं आ रही है। यानी जो साहित्य आज लिखा जा रहा है वह साहित्य 30 साल 50 साल पुराना है, जबकि आज चुनौती यह हमारे सामने है कि हम कैसे कारपोरेट सेक्टर से निपटें, कैसे हम प्राइवेटाइजेशन से निपटें, कैसे हम लोकतंत्र को बचाएं। आप बताइए,
नारीवादी लेखन, दलित लेखन, आदिवासी लेखन या किन्नर विमर्श का या अस्मितामूलक जितने भी लेखन है या जो सवर्णों के द्वारा साहित्य लिखा जा रहा है, क्या इसका पर्दाफाश किसी में हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। ये चिंता का विषय है। इसलिए जो ये बात कही जाती है कि जो साहित्यकार होता है वह सत्य से तिगुना दूर होता है, आज यह बात सच हमारे सामने आ रही है। आप किसी भी आत्मकथा को पढ़ी हो, मुझे नहीं मालूम, उस आत्मकथा में देखेंगे तो दलितों और दलितों के अंतर विरोध, उनके अंतर्गत भी जात उपजात उपजात की उपजात के अंतर विरोध, रोटी और बेटी के सवाल आपको सामने दिखाई दे पड़ेंगे। इसका अच्छा उदाहरण जो है सूरजपाल चौहान की जो आत्मकथाएं हैं संतप्त और तिरस्कृत, उसमें आप देख सकते हैं इस अंतर विरोध से। मोहनदास नैमिष राय की जूठन भाग 1 भाग 2 आप पढ़िए। सर ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। सॉरी, जो जूठन नहीं, वो अपने अपने पिंजड़े, अपने अपने, सॉरी मैं भूल गया, अपने अपने पिंजड़े भाग 1 भाग 2 अगर आपने पढ़ी हो मोहनदास नैमिष राय की आत्मकथा, तो उसकी विडंबनाएं अलग प्रकार की है। और उन विडंबनाओं में जिस तरह से धर्म गुरुओं को मोहनदास नैमिष राय ने उघाड़ा है, उस तरह से क्या हिंदुस्तान के कुंभ वाले इलाके प्रयाग के किसी भी साहित्यकार ने उभारने की कोशिश की? नहीं की। यानी आवश्यकता इस बात की थी कि अपने अपने पिंजड़े भाग 1 भाग 2 में जो बातें हमारे सामने मोहनदास नैमिष राय ने रखी थी, प्रयाग की धरती पर आज भी वह बात उसी रियासती कर्ण या सामंती व्यवस्था के कर्ण के तहत, धार्मिक सामंती व्यवस्था जिसे हम कहेंगे, आज भी लागू है। लेकिन कोई भी व्यक्ति विशेष इसे कहने के लिए तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, आप देखिए जब बात हो रही है, आत्मकथाओं की बात हो रही है, तो जो शोध छात्र हैं, शोध छात्रों की जो विडंबनाएं हैं, इस विडंबनाओं को अगर देखा जाए, आप लोग भी शोध छात्र हैं, आप अपना आत्मावलोकन कीजिए। उदय प्रकाश की एक कहानी है आचार्य जी की रजाई, उसे आप पढ़िए। शोध छात्रों की जो विडंबना हमारे सामने आती है, या पीली छतरी वाली लड़की में जो विडंबना आती है, या आप देखिए शोध छात्रों की विडंबनाएं हम बता रहे हैं आपको, और या तो फिर दो कलाकार कहानी जो है मन्नू भंडारी की है। यानी ये जो विडंबनाएं हमारे सामने आ रही हैं, यानी हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात तो करते हैं, लेकिन किसी भी स्तर पर हम लोकतांत्रिक नहीं है, किसी भी स्तर पर लोकतांत्रिक नहीं। रचनाकार, लेखकी स्तर पर आप ध्यान दीजिए, रचनाकार कोई भी हो, दलित हो आदिवासी हो, लेखकी स्तर पर बहुत लोकतांत्रिक लगता है, लेकिन अगर उसके वैयक्तिक जीवन को तलाशने जाएंगे तो उसका वैयक्तिक जीवन सामंती व्यवस्था से ओतप्रोत है। आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए। यानी एक रचनाकार किसी विशिष्ट अनुशासन के अंतर्गत भले ही लिख रहा हो, लेकिन लेखन में वो अलग है, वैयक्तिक जीवन में वह अलग है, और उसका सामाजिक जीवन बोध बिल्कुल अलग प्रकार का। अगर ये बात मुझे बड़ी बड़ी है हमारे यहाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन में भी आप देखिए भाई, सामंती व्यवस्था के अपने वसूल थे, बंधुआ के अपने वसूल सुनिए, लेकिन क्या इस प्राइवेट सेक्टर के तहत जो रियासती कर स्थापित हुआ, या कोरोना पीरियड में आप देखिए
बिहार और उत्तर प्रदेश के जितने मजदूर थे क्यों पलायन? इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक स्तर पर अगर औद्योगिक विकास हुआ होता तो प्रवासी मजदूरों का पलायन नहीं होता। यानी प्राइवेट को सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के नाम पर औने पौने भाव में जमीन दे रही है, लेकिन मजदूरों को क्या मिल रहा है बताइए? जो हाथ किसी और माथे की कफन में थी, क्या वही हाल आज के मजदूरों की नहीं है? ये जो विडंबना हमारे सामने आई है, इस विडंबना को भी अंतर अनुशासनिक सोच में तभी उभारा जा सकता है जब रचनाकार का व्यापक व्यक्तित्व उसकी रचनाओं में निर्देशित हो। रचनाकार उस तरह से कुछ लिख ही नहीं पा रहे हैं जिसकी अपेक्षा है। दलित साहित्य के नाम पर जो भी परोसा जा रहा है, क्या दलितों के साथ होने वाली तमाम विडंबनाएं स्त्री और पुरुष के संदर्भ में सच है? अगर सच है तो इनका निराकरण कैसे निकले? ये जो विडंबना है, इस विडंबना को भी हमें खाली नहीं कर देना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, हेलो सर। सुदूर अरण्यों में रहने वाले आदिवासी हेलो दलित सर। का शोषण कौन करता है बताइए? हेलो सर। समाज कल्याण अधिकारी होते हैं, जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कितने धरती खिलाते हैं? क्या किसी भी दलित साहित्यकार ने ब्यूरोक्रेसी के बढ़ते हुए शिकंजे को अपने साहित्य में लिखने की कोशिश की? नहीं। मित्रों, ऐसी भी परिस्थिति में साहित्य हाशिए पर, साहित्य बिल्कुल हाशिए पर जाएगा। और आज का प्रेमचंद का 1904 का प्रेमचंद का जो 1936 का प्रेमचंद का जो वक्तव्य था लेखक संघ का, वो अलग, और आज की मीडिया में इन पर जिसमें कोई भी साहित्य हो, अगर समसामयिक चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार है तो वह एक प्रकार का वाग्जात है। मैं तो इतने वर्षों से देख रहा हूँ, आप सोच रहे हैं, सभी छात्रों को मैं कहता हूँ कि भाई आपका एक स्वाभिमान है और उस स्वाभिमान के तहत आप आदर और सम्मान करें हमारा, लेकिन अगर गलत हो तो कहें, लेकिन आप उसी परंपरा के जारी हो गए हैं जैसे प्रेमचंद कहते हैं ना, अगर आपकी दबी हो तो सहला नहीं। ये जो परंपरा आई है, कहीं न कहीं का उद्घाटन अंतर आध्यात्मिक सोच में होना चाहिए। मुझे याद सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। हेलो हेलो सर आज बहुत सर अस्पष्ट आ रही है। सर डबल डबल रिपीट हो रही है आवाज, पता नहीं कैसे बहुत गूंज रही है। क्या करे बेटा, असल में ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेट की सुविधाएं हैं, आप जानते तो हैं। नहीं सर, क्या नहीं कर सकते हैं? नहीं सर, इंटरनेट की प्रॉब्लम मैं नहीं ये है। कह रहा था, सुनिए सर, आपकी आईडी जो है ना डबल बार जो है सर इसमें लॉगिन हो गई है। आपने पढ़ा होगा या
रूपनारायण जी का पढ़ा हो, है ना, कि नहीं पढ़ा है? सर आपकी आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रही है। हाँ? आवाज फट जाती है, आपकी आवाज कम स्पष्ट है सर। सुनाई बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। नहीं सर, ये डबल पढ़ आप रहा है सर, थोड़ा कुछ शब्द समझ नहीं आते हैं बीच बीच नहीं में। नहीं सर, आपकी आईडी पे डबल क्या बार करें बताइए, आप क्या करें? एक या बार दूसरी लिंक भेज दें, और क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं सर, एक बार डिस्कनेक्ट कर दीजिए इस बार, इसके बाद फिर सब लोग लॉग इन करेगा तो हो जाएगा सर। यस सर। आवाज गूंज रही है सर आपकी। अच्छा, तो मैं इसको फिर से वो करता हूँ, ठीक है? ये एक बार डिस्कनेक्ट कर जी दीजिए सब टोटल। हाँ हो गया सर अब। हेलो हेलो, सर आवाज बढ़ रही है। फिर से डबल हो गई सुनाई सर, पड़ रहा है? हाँ? फिर से डबल हो गई फिर से। हाँ सर, अब आवाज छोटी हो रही है ना? सर आवाज तो अभी भी गूंज रही है। फिर से डबल आईडी पे हो गया ना क्या इसलिए। किया जाए? सर ये नहीं आपका हो जो रहा है। सर आपका जो है 2 बार कनेक्ट है, उसको 1 बार कर दीजिए सर। 2 बार कनेक्ट है आपका। 2 बार कनेक्ट है? यस सर। जी सर, 2 बार कनेक्ट है, इस वजह से अब आपकी आवाज डबल डबल बार आ अब रही है, वही सिंगल हो गई दिक्कत हो सर, रही अब है। सही हो गया सर। अब सही है सर, अब बोलिए सर, अब ठीक रहेगा। ठीक आ रहा है? यस हाँ सर। सर, अब ठीक है। ठीक है। जी सर सही है। जी सर सही आ अब रहा है। ठीक है, अब ठीक है सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि साहित्यकार और खास तौर से प्रकाशक, इन लोगों की जो मिली भगत है, क्योंकि भारतीय समाज में यथार्थ लिखना और उसे भोगना दोनों अलग प्रकार का है। परिणाम क्या हो रहा है? परिणाम यह हो रहा है कि जो साहित्य हमारे सामने विविध भाषाओं में परोसा जा रहा है, लिखा जा रहा है, आवश्यकता इस बात की थी उसका तुलनात्मक अध्ययन में अनिवार्य था कि उसका तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। लेकिन अंतर अनुशासनिक सोच के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन की जो विशिष्टता रही है वह धीरे धीरे खत्म जा रही है। और ऐसी विषम परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई हिंदी में काम कर रहा है, कोई गुजराती में कर रहा है, कोई तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में कर रहा है, लेकिन स्थिति यह है व्यवस्थित ढंग से काम नहीं किया जा रहा है। गुजराती के एक राइटर हैं उमा शंकर, उनको ज्ञानपीठ भी मिला हुआ है। जिसमें उन्होंने महात्मा गांधी से प्रभावित हुए थे और एक नाटक लिखा था छेवाड़ा न आदमी। छेवाड़ा न आदमी का मतलब हुआ अंतिम आदमी। उस नाटक का नाम ही था छेवाड़ा न आदमी, और वो मतलब महात्मा गांधी से ही प्रभावित होकर के लिखा था। और दूसरा नाटक उनका था ढेड़ नो ढेड़ भंगी। ढेड़ नो ढोड़ भंगी गुजराती में नाटक 1955-56 में लिखा गया। लेकिन जैसे जैसे सरकार बनती गई, परिस्थितियां बदलती गई, वैसे वैसे इन रचनाओं पर पर्दा लोग डालते चले गए, या इन रचनाओं की बात ही नहीं करते। परिणाम क्या हुआ? अब देखिए, जैसे मान लीजिए गटर का आदमी
रूपनारायण सुनकर के अगर इस रचना को आपने लोगों ने पढ़ा हो, यानी जो गटर व्यवस्था है, उस गटर व्यवस्था में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी क्या विडंबना है। आप तुम इलाहाबाद में रह रहे हैं, किसी भी सिटी में आप देखें गटर की व्यवस्था में जो काम करने वाले लोग हैं उनके जीवन विशेष को केंद्र में रख करके अगर कोई कृत्य विशेष आ रही है तो हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उस पर हम चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। है तैयार? नहीं तैयार है। एक हिंदी का ही राइटर है जो गटर का आदमी जैसी रचना हमारे सामने लिख रहा है। लेकिन हम उस कृति विशेष पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो दलित तमाम लोग हैं उनमें गटर का काम करने वालों की जाति अलग है। यानी जात, उपजात, उपजात में उपजात, इस प्रकार का जो विभेद है हमने बना तो लिया दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य, स्त्री विमर्श, लेकिन हमारे लेखन में वह व्यापकता नहीं आनी आ पाई जिसकी इस साहित्य के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका थी। यानी मनुष्य मनुष्य के धरातल पर देखा जाए अंतर अनुशासनिक शोध यह चाहता था, लेकिन दिक्कत यह हुई कि हम केवल एक बौद्धिक आयाम तक ही सीमित रह गए। और बौद्धिक आयाम तक सीमित रहने के कारण आज अगर आप देखें पूर्वोत्तर में आप देख लीजिए और सुदूर दक्षिण में आप देख लीजिए दलित स्त्रियों की क्या स्थिति है, और हिंदी बेल्ट में आप देखिए दलित स्त्रियों की क्या स्थिति है। यानी जिस साहित्य से हम मानव मात्र के कल्याण की बात कर रहे थे अंतर अनुशासनिक शोध के अंतर्गत, जब उसका तटस्थ ढंग से मूल्यांकन करते हैं तब पता चलता है कि उसमें भी एकांगी दृष्टि ही कार्य कर रही है। आवश्यकता इस बात की थी कि हिंदी दलित रचनाकार, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कोई दलित रचनाकार का तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। आप ये कहेंगे कि हमें गुजराती या तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम या पंजाबी, असमिया, उड़िया आती ही नहीं है, यह बात आप कह सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर अगर आपने देखा होगा जिन रचनाकारों को पुरस्कृत किया जाता है उन तमाम रचनाकारों की रचनाएं साहित्य अकेडमी, भारतीय ज्ञानपीठ या के बिरला फाउंडेशन द्वारा अनुदित हो जाती है। कहते हैं कि जिनको पुरस्कार मिला है अगर उन्हीं तो भाषाओं के दलित या आदिवासी या स्त्री विमर्श रचनाकारों का मूल्यांकन किया जाए, उन्हीं पर शोध किया जाए तो एक नई दृष्टि आपके सामने विकसित होगी। लेकिन यह भी संभव नहीं हो पाया। और उसके लिए जवाबदार हम ही हैं, ऐसा नहीं है। अगर शोध का स्तर गिर रहा है तो उसके लिए एक शोध निर्देशक के रूप में हम स्वयं जवाबदार हैं। और उस विडंबना को आप जानते हैं। इसलिए एक शोधार्थी के रूप में अगर अंतर अनुशासनिक शोध करना है तो मैं समझता हूं कम से कम 2 भाषाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए।
भारतीय संविधान तो 3 भाषाओं की बात करता है, त्रिभाषा फार्मूला, लेकिन हम कम से कम 2 भाषाओं की बात कर रहे हैं। और जब 2 भाषाओं की बात हम कर रहे हैं तो दोनों प्रकार के साहित्य को आप पढ़ेंगे, तब समाज, परिवार, धर्म, दर्शन, राजनीति के तमाम बिंदु आपके सामने आएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम तमाम ऐसे रचनाकारों की रचनाओं पर बात नहीं करते, लेकिन आवश्यकता यह है कि जब अगर विमर्श हम कर रहे हैं तो तटस्थ विमर्श होना चाहिए। अगर तटस्थ विमर्श नहीं होगा तो समझिए आने वाले समय पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाएंगे। भूतकाल में भी ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। अभी हम एक किताब पढ़ रहे थे, अमेठी संग्राम, अनंत विजय की किताब है, और मैंने देखा किस तरह से राजनीति रिप्लेस हो रही है, किस तरह से धर्म और दर्शन रिप्लेस हो रहा है, किस तरह से साहित्य रिप्लेस हो रहा है। शोध के मार्फत इनका खतियाया जाना भी अनिवार्य है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, डॉक्टर धर्मवीर दलित साहित्य के एक अच्छे आलोचक, मैं जब यहाँ आया तब जाकर के दलित साहित्य मतलब धर्मवीर पर काम शुरू हुआ। यानी जब रचनाकार मर गया तब, यानी अगर कोई रचनाकार बड़ी तटस्थता के साथ, ईमानदारी पूर्वक, बेबाक अपनी आलोचना लिख रहा है, तो मैंने यह भी देखा कि कफन और प्रेमचंद वगैरह पर जो उनकी टिप्पणी थी, उनकी किताब का जो विमोचन होने वाला था, नहीं हो पाया। वही महिलाएं, दलित महिलाएं चप्पल और जूता लेकर मानने उनको दौड़ी थी। ये ऐतिहासिक सत्य है। लेकिन डॉक्टर धर्मवीर की यह बात निश्चित रूप से 100% सही है जब वो कहते हैं कि नारी स्वतंत्रता जार कर्म से मुक्ति है। अगर वो बंदा ये बात रखेगा, ये बात कहेगा और उसी परिप्रेक्ष्य में बुद्धिया वगैरह का मूल्यांकन कर डालेगा, तो हमारे चाहे दलित या आदिवासी या कोई भी स्त्री विमर्श के जितने भी पैरोकार हैं, उसी रचनाकार को विकृत मानसिकता का घोषित कर देते हैं। मेरी बात सुनाई पड़ रही है कि नहीं सुनाई पड़ रही है? जी सर। सुनाई पड़ रही है। जी सर, सुनाई रही है सर। सुनाई पड़ रही है सर। बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल सच मैं बता रहा हूँ आपको। जी सर। जी सर। हाँ, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है इसको? हाँ, पढ़े हैं सर। आप कभी धर्मवीर जी को पढ़िए और तब आपको पता चलेगा वो नारी की स्वतंत्रता जार कर्म से मुक्ति में मानते हैं। लेकिन आज की शब्दावली में अगर कह दूं तो रहीमदास ने कहा था ना, पूरक तुरक नारी निरपत सेवक जाति हथियार रहीमन इन्हें संभालिए पलटत लगे न बार। आज जो महिलाएं हैं, वे महिलाएं कहीं ना कहीं हाथा का काम कर रही हैं। हाथा जानते हैं ना? सहारा जानते करना हैं हाथा? नहीं जानते। मतलब एक तरह से सहयोग करने से हाथा तात्पर्य। मतलब बेंट, जो जैसे फावड़ा चलता है उसमें डंडा लगाया जाता है कि नहीं लगाता जाता है? हाँ, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी का में जो पेड़, डंडा लगता फावड़े है का उसे पेड़। हाथा बोलते हैं। जी सर सर। हत्था बोलते उसको। क्या बोलते हैं? अरे ठीक है, हमारी क्षेत्रीय तरफ भाषा में। हत्था बोलते सर।
हाँ हाँ, हाँ बोलते बोलते हैं, कई जगह हाँ था बोलते हैं, समझ गए ना? जी सर, बेंट बोलते हैं सर यानी हमारे इधर। हाँ मतलब अलग अलग बेंट ही भाषाओं में हमारी अलग तरफ अलग बोलते हैं। बोला जाता होगा। जी सर। ये जो विडंबना हमारे सामने आई है, आप देखिए, दलित विमर्श और दलित अंतर अनुशासन के अंतर्गत आप बताइए, क्या 33% महिलाओं का प्रतिनिधित्व भारतीय संविधान में है या नहीं 2021 में? मुझे बताइए, किसी भी लोकसभा और विधानसभा के अंतर्गत। नहीं है। नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? इस पर कोई भी साहित्यकार लिखने के लिए तैयार है? नहीं, नहीं है सर। नहीं तैयार है, मैं बताऊं, जी सर। बिल्कुल नहीं तैयार है। इसका कारण ये क्या जो है सर? विडंबना है, इवन आप देखिए, महिलाओं की हालत इस कारपोरेट सेक्टर ने, चाहे दलित महिला हो, आदिवासी महिला हो, चाहे सवर्ण महिला हो, किसी वर्ग विशेष की महिला हो, आप देखिए इस कारपोरेट सेक्टर ने, जो जिसे हम आज की शब्दावली में रियासतीकरण कहते हैं, इतनी बदतर बना दिया है, इतनी बदतर बना दिया है कि आज ये महिलाएं सरोगेट मदर बन रही हैं। सरोगेट मदर जानते हैं, नहीं जानते हैं? यस सर। जी सर, जानते हैं। जानते हैं ना, उधार कोख जिसे बोलते हैं। जी, किराए पर बन रही है। यानी ये जो विडंबना हमारे यहाँ है भारतीय समाज में, इस भारतीय समाज में आप पढ़ते आए हैं, यत्र नार्यत्र नमस्ते नमस्ते तत्र देवता, उसी हिंदुस्तान में 2021 में लग चुका है। आज 12 या 13 दिन हो गया है। आप बाकायदे मुआयना करिए कि सरोगेट मदर का जो धंधा है हिंदुस्तान में अरबों में जा रहा है। वैसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी सरकारें दलित या आदिवासी या महिलाओं के उत्थान में असफल रही हैं, बिल्कुल असफल रही हैं। सामंती व्यवस्था में शकुंतला को कोर्ट में नहीं जाना पड़ा था, आप समझिए, लेकिन आज की शकुंतला को सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद न्याय मिलेगा कि नहीं मिल पाएगा, ये संदेहास्पद है। क्योंकि भारतीय जो न्याय व्यवस्था है, अगर अलका सरावगी के शब्दों में कहूं तो पूरी की पूरी व्यवस्था कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील हो गई है। नहीं, अलका सरावगी को पढ़ते ही नहीं पढ़ते हैं, मुझे नहीं मालूम। कल कथा बाई पास एक ब्रेक के पास अलग अलग का उपन्यास है। अगर इन उपन्यासों में आप देखें तो जिस तरह से कॉमर्शियल सेक्टर, कारपोरेट सेक्टर आगे आ रहा है, उस कारपोरेट सेक्टर के आगे आने से दलितों, आदिवासियों, हर वर्ग और हर तबके के लोगों को नुकसान। और कॉमर्शियल सेक्टर का रियासतीकरण का एक ही वसूल है, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। कोई भी रचनाकार विडंबना को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपने साहित्य में उतारने के लिए तैयार है। माइक बंद कर दीजिए भाई। इसलिए जो भी साहित्य आपके सामने आ रहा है, उस साहित्य का तटस्थता से अवलोकन करें, पढ़ें, मनन करें और फिर एक शोध दृष्टि की तरफ जाएं और आपको लगे कि नहीं यह अंतर अनुशासनिक शोध के करीब है, तब आप शोध करें तो ज्यादा अच्छा है। अगर इसे आप नहीं पकड़ पाएंगे तो आने वाले समय में धर्म, राजनीति, बौद्धिक, ये आप देखिए, और धनाढ़ लोगों की जो युति बनी है, यह युति कहीं न कहीं कारपोरेट सेक्टर के माध्यम से रियासतीकरण की तरफ जा रही है। और मैंने आपसे कहा कि सामंती व्यवस्था और रियासतीकरण के वसूल अलग अलग होते हैं।
आप देखिए किसान धरना प्रदर्शन पर बैठे तो हैं, कोई निर्णय आ रहा है? मुझे बताइए। अगर आपने रणेंद्र का उपन्यास गायब होता देश पढ़ा हो या ग्लोबल ग्राम का देवता पढ़ा हो। जी सर। जी सर, पढ़े हैं। पढ़े हैं ना, किस तरह से औने पौने भावों में जो है इंडस्ट्रीज को जो है जमीनें सरकार देती चली जा रही है। सामान्य आदमी थोड़ी तो 5 बीघा का बेदखल हुआ था, समझ गए ना। जी सर। आज तो आपके पास रहने के लिए जमीन ही नहीं है, 5 बिस्वा भी नहीं है। सारे के सारे अतिक्रमण होते जा रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर आप देखेंगे तो दलितों और आदिवासियों को ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि जहां जहां पहाड़ी इलाके हैं, जहां जहां की मतलब ये रेखांकित किया गया था कि ये जंगल की जमीन है, आज उस जंगल की जमीन वहां नहीं रही है, वहां दबंग लोगों ने अपना कब्जा जमा दिया। ये भी उतना ही सच है। इसलिए अगर किसी भी रचनाकार के माध्यम से आप इंटरडिसिप्लिनरी शोध कर रहे हैं तो बेसिक चंद्रशेखर भाई अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। उनका पूरा ध्यान रखा जाए, भाषा का ध्यान रखा जाए, शिल्प का ध्यान रखा जाए, रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाए। तब आपको शोध करने में सुविधा होगी। अगर इन चीजों से आप परिचित नहीं होंगे तो आपको शोध करने में सुविधा नहीं होगी और आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच भी नहीं सकते हैं, मैं बताऊं आपको। क्योंकि जो पूरी मानसिकता मैंने देखी लोगों की, जो आज भी पूरी मानसिकता वो फ्यूडल सिस्टम से भी गई गुजरी मानसिकता है। एक अध्यापक होकर के भी मैं आपके सामने बोल रहा हूं। एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, एक शोधार्थी के रूप में आपकी जो महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए वह तभी बनेगी जब आप तटस्थ हो जाएंगे, जब आपको अपने ज्ञान पर पूरा भरोसा होगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि शुक्ला जी के मैं खिलाफ बोलूंगा तो शुक्ला जी मेरा नुकसान कर देंगे, भले ही फिर मैं क्या करूं, मैं गलत करता जाऊंगा। इसलिए भाषा और साहित्य का इंटरडिसिप्लिनरी अध्ययन करते समय टारगेट लैंग्वेज और रिसोर्स लैंग्वेज, रिसोर्स लैंग्वेज माने जो आपकी मातृभाषा है, टारगेट लैंग्वेज का मतलब हुआ लक्ष्य भाषा। जिस भाषा विशेष के रचनाकार पर आप तुलनात्मक अध्ययन करना चाहते हैं उसके बारे में, वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ के सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, का भी अध्ययन आपको करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ अगर अंतर अनुशासनिक शोध करना है, उदाहरण के तौर पर कोई अवध का रचनाकार है, आप देखिए, और बुंदेलखंड के रचनाकार का भी अध्ययन हो सकता है, लेकिन क्या उस प्रकार का अध्ययन करने के लिए कोई तैयार है? नहीं तैयार, नहीं तैयार। आप देखिए, जो स्पिरिट मैत्रेयी पुष्पा में है तो क्या वही स्पिरिट चंद्रकांता में है? नहीं है ना? है? नहीं है सर, नहीं है सर। जी। यानी जब अंतर अनुशासनिक शोध हम करें तो हम यह देखें मैत्रेयी पुष्पा के जो टेम्परामेंट के दूसरे प्रदेश विशेष के जो रचनाकार हैं, उन रचनाकार की कृतियों को केंद्र में रख करके तुलनात्मक अध्ययन करें। आप ठीक, जैसे मान लीजिए कमल भारती हैं, कमल भारती के समीप या उनके समकक्ष हिंदी
प्रदेश के विभिन्न अंचलों में या हिंदी प्रदेश से बाहर के अंचलों में उस तरह का लेखन करने वाले किसी भी रचनाकार का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन हम शोध निर्देशक के रूप में और आप शोध छात्र के रूप में दोनों लोगों ने सरलीकरण का मार्ग अपना लिया है। शोध के क्षेत्र में यह औनत कब तक चलती रहेगी कह पाना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ही कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, मैं स्वयं भी कटघरे में खड़ा हूं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तमाम प्रकार के प्रतिबंध शोध पर ला रही है, आप जानते हैं, है ना। लेकिन उसके बावजूद क्या मौलिक शोध हो पा रहा है? अंतर अनुशासनिक शोध तो हो ही नहीं पा रहा है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा। एक समय था कि वाल्मीकि रामायण और तमिल रामायण का तुलनात्मक अध्ययन होता था। एक समय था तुलसी और कंब की रामायण का तुलनात्मक अध्ययन होता था, ठीक है ना। एक समय था भारतीय नवजागरण का कोई रचनाकार या सुब्रमण्य भारती का तुलनात्मक अध्ययन होता था। एक समय था भारतीय नवजागरण का कोई रचनाकार और मराठी के नवजागरण के रचनाकार का तुलनात्मक अध्ययन होता था। ये अंतर अनुशासनिक शोध की अपनी दशा और दिशा थी। लेकिन क्या आज 2021 में एक शोध निर्देशक के रूप में या शोध छात्र के रूप में इस प्रकार का शोध करने के लिए कोई तैयार है? नहीं तैयार। तो किसी भी देश की जो विरासत है, विरासत विशेष को बहुआयामी व्यक्तित्व में रेखांकित करने के लिए अंतर अनुशासनिक शोध भी एक नई दिशा प्रदान करता है। यानी अंतर अनुशासनिक शोध के अपने इथिक्स हैं, नैतिक मूल्य हैं, और उन नैतिक मूल्यों के तहत, नैतिक पैरामीटर्स के तहत अगर हम अंतर अनुशासनिक शोध करते हैं तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा। इतने वर्ष हो गए, आप देखिए शरण कुमार लिम्बाले या दया पवार वगैरह का तुलनात्मक अध्ययन किसी भी दलित रचनाकार के साथ किया गया कि नहीं किया गया? बताइए। नहीं किया गया, क्योंकि जब दलित रचनाकार का अध्ययन हमें करना होगा, शरण कुमार लिम्बाले या लक्ष्मण गायकवाड़ का या एकनाथ की रचनाओं का, यानी मराठी भी हमें जानना पड़ेगा और हिंदी भी हमें जानना पड़ेगा। क्योंकि हम स्वयं जानते हैं कि समग्र दलित साहित्य जो हमारे सामने आया वह सामान्य तौर पर मराठी साहित्य की देन। ये जो विडंबना हमारे सामने आई है, इस विडंबना से हम शोध के क्षेत्र में कैसे ध्यान दें या कैसे उसे रेखांकित करें, ये भी एक चर्चा का विषय है, मुद्दा है, और इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। और आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी आइडेंटिटी अगर बनाना चाहते हैं तो हमें मौलिक कार्य करना पड़ेगा।
हमें सुदूर तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम हर परिक्षेत्र के दलित साहित्य, आदिवासी साहित्य या स्त्री विमर्श वाले साहित्य को खंगालना पड़ेगा और उसका तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा, अंतर अनुशासनिक शोध करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा। आप देखिए, अपने ही विभाग का एक समय था, इसका नाम ही क्या है, हिंदी एवं आधुनिक भारतीय भाषा विभाग। और उस समय पर इस तमाम भारतीय, पंजाबी के लोग थे, गुजराती के लोग थे, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम के लोग थे। आज इसमें सब गायब हो गए। तमाम विदेशी भाषाएं यहाँ पढ़ाई जाती थी, शोध भी होता था। पर अनुशासनिक शोध के लिए कई भाषा और साहित्य का ज्ञान भी अपेक्षित है। और ये तमाम बिंदुओं पर आधिकारिक चिंतन करने की भी आवश्यकता है। आप अगर यही बंगाल में चले जाएं, बिहार में चले जाएं या पूर्वोत्तर में चले जाएं, आप जिस दृष्टिकोण से भी अध्ययन करेंगे, देखेंगे परिक्षेत्र विशेष की समाज व्यवस्था, परिवार व्यवस्था, स्त्री व्यवस्था, जाति व्यवस्था के मानदंड अलग अलग है। मानदंड अलग अलग है। रचनाकार तो केवल एक सीमित दायरे को पकड़ता है और उस दायरे को आपके सामने किसी भी साहित्य की किसी भी विधा में ले आकर प्रस्तुत कर देता है। लेकिन एक शोध छात्र के नाते आपकी जवाबदारी बन जाती है कि रचनाकार के चश्मे से तो आप उस रचनाकार को देखिए, लेकिन उस चश्मे के अलावा एक दूसरा चश्मा भी रहे, जहां समग्र मानवता के आईने में उस रचना विशेष का मूल्यांकन कर सके। अगर यह क्षमता आप में है तो मैं समझता हूं कि आपका जो शोध होगा एक नई दिशा की ओर जाएगा। और अगर यह क्षमता से आजकल शोध हो रहे हैं, उसी के तहत आप भी शोध करके फुर्सत में आ जाएंगे। और यह मत सोचिए, देश के स्वतंत्र होने के 73 वर्षों में डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट 1947 में था, आज 2021 में है। जबकि हर स्तर पर विकेंद्रीकरण हुआ है, शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, न्याय के स्तर पर। लेकिन आप देखिए, क्या उस न्याय को पाने के लिए सामान्य से सामान्य आदमी सक्षम है या नहीं? बड़े बड़े शहरों के कॉम्प्लेक्सों में बैठ करके, टावर में बैठ करके, कॉफी हाउस में बैठ करके लिखना एक अलग बात है, लेकिन सामान्य से सामान्य मनुष्य की विषम परिस्थिति को अपनी रचनाओं में उतारना बिल्कुल अलग बात है। किसी भी वर्ग और जाति और धर्म का साहित्यकार क्यों न हो, साहित्य की हम बात कर रहे हैं, अगर वह आप देखेंगे तो सामान्य तौर से वह साहित्य जो केवल मध्य वर्ग, वह किसी भी जाति और धर्म व्यवस्था का साहित्य क्यों न हो, वह मध्य वर्ग तक ही सीमित रह गया। मध्य वर्ग तक ही सीमित रह गया। आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, देखिए, किसी भी साहित्य को पढ़ने वाले कितने लोग हैं बताइए? जो पढ़ा लिखा है, जो रोजंदारी करता है,
रोजंदारी करने वाले के लिए कोई भी साहित्य पढ़ना मुमकिन नहीं है, पढ़ ही नहीं रहा है, फुर्सत ही नहीं है, रोजी रोटी के लिए दौड़ रहा है। यानी ये जो अंतर अनुशासनिक शोध भी हो रहा है, ये कौन लोग कर रहे हैं? जो लोग मध्यवर्गीय चेतना से लैस हैं, उच्च शिक्षा में आए हैं और इसी मध्यवर्गीय चेतना के तहत सरकारी नौकरियों में प्राध्यापक बनना चाहते हैं, वही लोग इस सोच से सामान्य या गरीब लोकतांत्रिक मूल्यों को समझे, उससे मेरा भी कोई सरोकार नहीं है, ना एक सोच छात्र के रूप में आपका भी सरोकार। अगर ऐसा होता तो आज हिंदुस्तान का साहित्य, हिंदुस्तान का समाज एक नई पृष्ठभूमि को प्राप्त कर लेता है। आज भी आप देखिए, कल 14 जनवरी है, कुंभ मेला लग रहा है, किसके लिए? बोलने के लिए तैयार है? नहीं। आध्यात्मिकता और भक्ति का मैं पक्षधर हूं, लेकिन जो व्यावसायिक आध्यात्मिकता और भक्ति है, मैं उसका पक्षधर नहीं हूं। तबके के रचनाकार ने क्या इस विडंबना को हमारे सामने उभारा? नहीं उभारा। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जब हम शोध करें तो देखें कि उस रचनाकार की गुणवत्ता क्या है और वह रचनाकार अपने समय की चुनौतियों से जूझने में सक्षम है या नहीं है। अगर रचनाकार खुद गुमराह है, रचनाकार प्रतिबद्ध नहीं है, तो शोधार्थी कितना प्रतिबद्ध होगा? और शोध निर्देशक की भी यही हाल है। इसलिए एक शोध छात्र के रूप में या एक शोध निर्देशक के रूप में अंतर अनुशासनिक शोध करते करवाते समय हमें उन तमाम पैरामीटर्स को समझना होगा और टूल्स को समझना होगा, जिसके आधार पर नए तथ्यों के साथ हम अपने शोध प्रबंध का प्रतिपादन कर सकें। नहीं तो सामान्य तौर पर आप देखें, विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ती जा रही है, शोध छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई मौलिक शोध हमारे सामने नहीं आ पा रहा है। यानी मौलिक शोध न आने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हम अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध नहीं हैं। अगर प्रतिबद्ध होते तो हम मौलिक शोध, मौलिक अंतर अनुशासनिक शोध की तरफ एक नया प्रस्थान बिंदु स्थापित करते। कहने को इंटरडिसिप्लिनरी शोध हो रहे हैं, लेकिन जिस तरह से शोध होना चाहिए, उन मूल्यों को स्थापित करने वाले शोध आज भी हमारे सामने दृष्टिगोचर नहीं हो रहे। अब किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब आप, बहुत सारी बातें हमने रखी हैं, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, या जो बात ना समझ में आई हो भाई। सर एक आपने बताया कि नारी मुक्ति जार कर्म से मुक्ति में ही संभव है, तो जार कर्म क्या है? जो फ्रांस में जार व्यवस्था थी उससे संबंधित है या अन्य कोई इसका अर्थ है? जार कर्म व्यवस्था तो यही है, जैसे मान लीजिए, और सिर्फ तितली एक उपन्यास है प्रदीप सौरभ का, आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? नहीं सर, नाम सुने हैं, पढ़े नहीं है। पढ़ लीजिए कभी। यानी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हमारे खुल रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बिग बाजार और डीमार्ट में अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लड़कियों को नौकरी दी जाती है, जिसे एयर होस्ट बनाया जाता है, समझ गए ना, एयर होस्टेज। लेकिन जैसे ही उनका वय थोड़ा शिथिल होता है, वैसे ही उनको निकाल बाहर कर दिया जाता है।
समझिए ना। ये तो जार कर्म तो मतलब नारी मुक्ति, यानी नारी अपनी स्वतंत्रता से नहीं, आप ध्यान दीजिए, बल्कि व्यवस्था बस किसी से संबंध स्थापित कर रही है, ये जार कर्म है, ये आप समझिए। और ये उत्तरोत्तर बढ़ा है भाई। जी सर। अगर आप देखें तो आज भी कम हुआ है ऐसा नहीं है, आज भी है, बशर्ते ये है कि उस पर हम चर्चा नहीं करते हैं। यानी जार कर्म से मुक्ति ही मतलब नारी अपनी स्वतंत्रता से किसी पुरुष विशेष का वर्ण कर सके, ये संभव है या नहीं कह पाना मुश्किल है। और बोलिए सर, आपने अपने व्याख्यान में एक मतलब संकेत किया कि जैसे आज के समय में जो रचनाकार हैं, दलित रचनाकार हैं, वो और जो उनसे ज़्यादा दलित हैं, उनको अपने साहित्य में स्थान नहीं दे रहे हैं, और जो सवर्ण रचनाकार हैं, वो डॉक्टर धर्मवीर जैसे आलोचकों को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो सर, इस साहित्यिक छुआ-छूत का निराकरण कैसे हो सकता है? दरअसल में जब ये साहित्य हमारे सामने आया था, तो ये उम्मीद की जाती थी कि इसका जो पूरा फॉर्मेट होगा लोकतांत्रिक होगा, जी, लोकतांत्रिक होगा। जी। लेकिन हिंदुस्तान में धर्म नाम की एक ऐसी अफीम है कि सारा साहित्य उसी के आवर्त में आ जाता है, और राजनीति भी उससे जुड़ जाती है। धर्म और राजनीति का जो मिला जुला स्वरूप है, ऐसी विषम परिस्थिति में एक अस्मिता मूलक रचनाकार को एक सवर्ण रचनाकार नहीं पढ़ता, या अस्मिता मूलक रचनाकार अस्मिता मूलक रचनाकारों को नहीं पढ़ रहे हैं, ये आप समझिए। या आप देखिए कि डॉक्टर धर्मवीर को खुद दलित रचनाकार विकृत मानसिकता का घोषित कर देते हैं। लेकिन सर, जो अधिकांश दलित रचनाकार हैं, वो तो धर्म को नहीं मानते हैं, मतलब वो विशेषकर सनातन धर्म को तो हमेशा दुत्कारते रहते हैं। तो उनके अंदर कैसे ये धार्मिकता आ गई जो अपने ही लोगों को वो तिरस्कृत कर रहे हैं? भाई, जिस देश की राजनीति जो है ना गड्डम गड्ढ हो, आपने ध्यान जी। दिया होगा कि एक समय था जब लोगों ने बहुत सारा विरोध किया था, ठीक है ना। जी लेकिन सर। जैसे जैसे राजनीति बदली है, वैसे वैसे आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि लोगों ने जी। अपने तेवर बदल दिए। तेवर समझ रहे हैं ना, हाँ सर, लोगों ने अपना अपने स्वभाव तेवर बदल बदल दिया दिए, है। और जी, उन्हें अस्मिता मूलक विमर्शों से लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी सत्ता बनाए रखना है। आप देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वे सूरजमुखी जी, की तरह, जैसे सूरज इधर जाता है सूरजमुखी का फूल उधर जाता है, उसी तरह जी। सत्ताएं बदल रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में रचनाकार कितना तटस्थ रह पाएगा कह पाना मुश्किल है। और चूंकि हिंदुस्तान की पूरी व्यवस्था ही इस तरह की है, ऐसी विषम परिस्थिति में रचनाकारों से अपेक्षित, रचनाकार को उसी समाज और उसी देश में रहना है, उससे आप कितनी जी, अपेक्षा रख सकते हैं? अगर वह ज्यादा डेमोक्रेटिक बन जाए, ज्यादा यथार्थवादी बन जाए, जैसे डॉक्टर धर्मवीर बने, तो परिणाम क्या जी। होगा? परिणाम यह होगा न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे। ये भी चीज हमारे सामने आई है, और इसे आप अगर देखना चाहेंगे तो मैं आपको एक दो उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे जी। मन्नू भंडारी की आत्मकथा है, एक कहानी यह भी पढ़ लीजिए। हाँ सर, पढ़ा है। पढ़ा है, आप देखिए विडम्बना उनकी देख लीजिए, या जी, इस विडम्बना को आप मैत्रेयी पुष्पा की आत्मकथा में देख लीजिए, या सुशीला टाग भौरे की आत्मकथा में, या दोहरा अभिशाप वाली आत्मकथा में, किसी भी महिला या दलित या किसी भी रचनाकार की आत्मकथाओं में आप पढ़ लीजिए। लेकिन सारी की सारी आत्मकथाएं एक प्रकार है नहीं है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा अलग, महात्मा गांधी जी, की आत्मकथा अलग, अमृता प्रीतम की आत्मकथा अलग, जी, धर्मवीर की आत्मकथा अलग, सूरजपाल चौहान की आत्मकथा अलग, मोहनदास नैमिष राय की आत्मकथा अलग, शरण कुमार लिम्बाले की आत्मकथा अलग, दया पवार की अलग, हर रचनाकार की, दलपत पढ़ियार की आत्मकथा अलग। यानी ये जी, जो रचनाकारों, जोसफ मेघवान की आत्मकथा अलग। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि हर क्षेत्र विशेष के जो रचनाकार हैं, किसी भी विमर्श विशेष से जुड़े हुए हैं, अगर उनकी आत्मकथाओं या उनके समग्र साहित्य का अवलोकन आप करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रचनाकार
क्षेत्र विशेष जिस समाज विशेष जिस शासन व्यवस्था विशेष में रह रहा है उस शासन व्यवस्था विशेष का अतिक्रमण नहीं कर पा रहा है। जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो बात आपके सामने मैंने रखी है। और बताइए। नहीं सर, बस यही एक शंका थी। और किसी के मन में कोई शंका है भाई? सर क्या जो डॉक्टर धर्मवीर हैं, जो उनकी आलोचना है वो ध्वंसात्मक आलोचना कही जा सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सर इन्होंने मतलब आलोचना जैसे नहीं कही जा सकती है। जी आप देखिए उनकी जो किताब है अंतिम कसम खुशी क्यों होए, जी आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? जी, ये तो नहीं पढ़ी है। नहीं, पढ़ लीजिए कभी आपको समय मिले, समझ गए ना। कबीर पर तमाम उनकी किताबें हैं, अम्बेडकर पर किताबें हैं, समझ गए ना। जी जी हजारी प्रसाद द्विवेदी पर किताबें हैं, प्रेमचंद पर किताबें हैं, मतलब। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि हम मानवीय कमजोरी हर रचनाकार में होती है, ठीक है ना। अगर प्रेमचंद में मानवीय कमजोरी थी और उन्होंने किताब लिख दिया सामंत का मुंशी प्रेमचंद, कोई गुनाह थोड़ी किया है, मुझे बताइए। हाँ, आज एक प्रोफेसर होकर क्या हमारे अंदर सामंती गुण नहीं है? बताइए, आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? जी सर, समझ रहे हैं। आप बोल नहीं रहे हैं क्योंकि आप डर रहे हैं कि शुक्ला जी हमारे डीपीसी में बैठेंगे, है ना, प्री वाइवा में बैठेंगे, वाइवा में बैठेंगे, हमारा नुकसान कर डालेंगे। सर एक सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। सर अभी आपने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो ये व्यक्ति इसका नाम इतनी हिचक है। परसाई को पढ़ता हूँ तो इसका भी मन होता है, नाम ले लेते हैं। हरिशंकर परसाई को पढ़, आप पूरा वाक्य बोले, सुनाई नहीं पड़ रहा है बेटा, अच्छी तरह से बताइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आपने कहा कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं हरिशंकर परसाई को पढ़ता हूँ, वो चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, मोरारजी भाई हो, इंदिरा गांधी हो, कोई भी हो, सबका नाम ले लेते। आप हमारे सामने आप देखिए, हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार हैं, समझ गए ना। और एक व्यंग्यकार की जो विधा है उस व्यंग्य विधा के तहत हरिशंकर परसाई अपने व्यंगों में चीजों को रखते हैं, ठीक है ना। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो व्यंग्य विधा को पसंद करते हैं हरिशंकर परसाई को, वही लोग पढ़ते हैं। सभी लोग जरूरी नहीं है कि हरिशंकर परसाई को पढ़े, क्या आप समझ। एक रचनाकार के रूप में कोई भी रचनाकार अगर लिख रहा है, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि राजनेता धर्मनेता हर तबके के लोग उस रचना विशेष को पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों की, हम लोगों की मजबूरी है कि हम लोग ये लोग पाठ्यक्रम में हैं तो हम उनकी रचनाओं से रूबरू होते हैं। अगर ये रचनाएं पाठ्यक्रम में ना हो तो मैं समझता हूं कि हम इसे पढ़ने के लिए तैयार नहीं। हम मानते नहीं मानते हैं? जी सर, मानते हैं। हाँ सर, ये तो है। आज आप देखिए, कहना नहीं चाहिए, कल ही विवेकानंद की जन्म जयंती गई है। आज से 25 साल 50 साल पहले जिस विवेकानंद को जानते नहीं थे लोग, आज कल जो मैंने देखा कि सभी धर्म और समाज और अस्मिता सब लोग विवेकानंद की जयंती मना रहे हैं। गलत है या सही है, बताइए। जी सर, सही है सर। जी सर, जरूर। यानी जैसे जैसे मतलब सूर्य इधर घूम रहा है, सूरजमुखी का फूल उधर जा रहा है। इसे हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, इसे हम लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं कह सकते। लेकिन दिक्कत इस बात की है, क्योंकि इस देश में रहना है, इसलिए अंतर अनुशासनिक शोध कराते समय उसके जो कुछ टूल्स को हम अपनाएं, अगर उनके विधानों को हम केंद्र में रख करके शोध कार्य करेंगे तो तमाम चीजें हमारे सामने खुल करके आएंगी। अगर नहीं करेंगे तो डिग्री आपको मिल जाएगी। इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और बोलिए सर, इन सब समस्याओं का हल क्या है? शिव नारायण जी, समस्याओं का हल मनुष्य स्वयं है, समझ गए? जी सर, जी सर। लेकिन मनुष्य स्वयं है, लेकिन इन समस्याओं को चार चीजें जो हैं आप देखेंगे। एक तो हम जैसे लोग, बौद्धिक लोग, ठीक है ना, एक धार्मिक लोग, एक राजनीतिक लोग और एक धनाढ्य लोग। यही चार लोग हैं जो समस्याओं को बनाते भी हैं और समस्याओं को
बिगाड़ते। और उसके व्याख्याता भी हम ही बन जाते हैं। जो मैंने आपसे कहा ना कि सामंती व्यवस्था तो हमने तोड़ दिया, समझ गए ना, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के तहत जो रियासतीकरण आ रहा है, अभी हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की और गरीबों की क्या हाल होगी शिवनारायण जी, आप कल्पना नहीं कर सकते, ये आप समझिए। जी सर। पता सर नहीं ये बात सामंतवाद मेरी का समझ में स्थान आ तो रही है आपकी, पूंजीवाद नहीं आ में रही ले है ही मैं नहीं लिया कह सर। सकता। सर सामंतवाद जैसे यूरोप में या मतलब जब 18वीं शताब्दी में विदा होने लगा तो पूंजीवाद ने तो उसका स्थान लिया ही। अब पूंजीवाद का ही एक दूसरा रूप इस कारपोरेट सेक्टर के रूप में दिख रहा है, तो ये तो लगभग पूर्वानुमानित ही था कि समाज किस दिशा में जाएगा। समाज किस दिशा में जाएगा, लेकिन सरकार सारी चीजें प्राइवेटाइजेशन को प्राइवेट कर डालेंगी, ये कल्पना किया था कभी आपने? नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। आप बताइए। और दूसरी बात आप देखिए, जब बात ही चली है तो क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था है? नहीं नहीं सर। नहीं मतलब आप देखिए, अब जब बात आप बोल ही रहे हैं भाई, हम इसीलिए बिंदु रख देते हैं, तमाम चीजें हम कहते नहीं। क्या प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण व्यवस्था है? नहीं नहीं है ना। तो नुकसान किसका होगा बताइए मुझे। अभी प्राइवेट सेक्टर हर आदमी को अच्छा लग रहा है, क्योंकि हर वर्ग के नुमाइंदे भारतीय संसद में है, कानून पास हो गया है ना, ठीक है ना। जी सर। लेकिन जैसे राजा महाराजाओं को नहीं मालूम था कि जो हमें प्रीवी पर्स मिल रहा है वह एक समय आएगा कि भारतीय संविधान से उसे खत्म कर दिया जाएगा, मालूम था? नहीं मालूम? जी नहीं मालूम था। नहीं मालूम। सेलिंग एक्ट आएगा, राजा महाराजाओं की जमीन जाएगी, ये मालूम था राजा महाराजाओं को? नहीं मालूम था। नहीं मालूम। राजा महाराजा जो है स्वाधीनता आंदोलन में जाने अनजाने या अपनी रियासत बचाने के लिए भाग लिया था, है ना। इंटर कमीशन जब 1882 में आया था तब उसमें प्राविधान था कि शिक्षा जो है प्राइवेट कर दी जाए, लेकिन उस समय के राजा महाराजा समझते नहीं थे और शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन नहीं किया 1882 में। लेकिन जब वही बाथरूम में कोट पहन के नहाने वाले तथाकथित वित्त मंत्री और उस समय के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने सीधे कारपोरेट सेक्टर को आमंत्रित कर दिया और 1990 में एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ये सब आया, ग्लोबलाइजेशन आया। एलपीजी आया कि नहीं आया? जी सर। और उस एलपीजी ने 1990 से लेकर 2021 यानी 21 वर्षों में किस तरह से भारतीय समाज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्थाओं, डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं को बदला। ये किसने बनाया बताइए मुझे, किसकी देन बताइए? सरकार की देन है सर। क्या आपकी देन नहीं है? बिल्कुल है वोटर सर, के नाते आपकी देन नहीं है? मुझे बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम लोगों के भी जी सर, देन है। लेकिन जब ये एलपीजी मॉडल आया तब तो मैं था ही नहीं सर। आप नहीं थे ना, आप नहीं थे, लेकिन फादर ग्रैंड फादर थे कि नहीं थे? जी सर। हाँ बताइए। आज हर आदमी चुनाव में अगर पैसा लेकर आप वोटिंग कर रहे हैं तो एक किसके लिए आमंत्रित कर रहे हैं? पैसा कहाँ से आ रहा है? कभी आपने उस पर विचार किया? बताइए। आप भी कोई एमपी, एमएलए और पंचायत और नगर पंचायत और ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहा है तो ऐसे मुफ्त में थोड़ी लड़ रहा है शिवनारायण जी। जी सर। तो किसी भी जाति और धर्म या किसी भी एससी, एसटी, ओबीसी या दिव्यांग कहीं भी आरक्षित जगह हो, आरक्षित जगहों पर भी ऐसा नहीं है। आरक्षित जगहों पर वेल्थ वाइन एंड वुमेन का खूब प्रचलन है, ऐसा नहीं है। पूरे डेमोक्रेसी जो है वेल्थ वाइन एंड वुमेन से ही आच्छादित हो गई है। ये सब क्या किस बात के प्रतीक हैं? ये सारी की सारी बातें इसी बात को इंगित कर रही हैं कि कारपोरेट कैपिटलिज्म हावी होगा और फिर पुनः रियासतीकरण आएगा। क्या बताइए? आप देखिए, अभी तो सामान्य लोग चुनाव लड़, आज कोई सामान्य आदमी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है? शिवनारायण जी, आप चुनाव लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। नहीं सर। नहीं सर। हम लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ पाते सर, वहाँ क्या लड़ेंगे? टीएन शेषन जैसा आदमी आप देखिए, जिसने वोटर आईडी का आविष्कार किया है ना, टीएन शेषन जैसा आदमी चुनाव हार गया। क्यों हार गया? पैसे कमी सर। ऐसा नहीं रहा होगा। जो भी हो, लेकिन एक प्रशासक तो अच्छे थे ना टीएन शेषन,
वोटर आईडी तो उन्होंने ही दिया ना, उन्होंने ही बताया कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है, कमिश्नर क्या होता है ना। इसके पहले आप जानते थे? मुझे बताइए। यानी डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र सर ये जो प्राइवेटाइजेशन की प्रक्रिया तो लेकिन पहले से हमने जो आर्थिक मॉडल अपनाया। हेलो जी जी आ रही है आवाज। तो बोलिए, जो आवाज ये आ रही है। आर्थिक मॉडल था सर, ये तो वहीं से पहले से ही नियोजित था। जब सोवियत संघ टूटा तो हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ से जाएंगे, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे। और स्वतंत्रता के बाद ही बहुत सारे जहाँ जो संभव क्षेत्र थे उन्हें प्राइवेट हाथों में दे दिया गया था। और ये धीरे धीरे था कि जिस तरह से समाज मैच्योर होगा, जैसे जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वैसे हम प्राइवेट हाथों में देंगे। तो धीरे एक प्रक्रिया तो वो शुरू से ही चलती आ रही थी, हम जिस आर्थिक ढांचा की तरफ गए थे। और 1992 का वो एलपीजी रिफॉर्म। निखिल जी सर नहीं है सर, चले गए, हम लेफ्ट हो गए हैं। सर चले गए क्या? चलिए ठीक है फिर। तो सर ये को तो बता के शुरू से लेफ्ट ही। होना चाहिए था। क्या क्लास खत्म? का टाइम हो गया था, क्या करें? अच्छा सर, 11:48 हो गया है, उनका समय हो गया है। अच्छा मुझे चलिए अब ध्यान नहीं अगला रहा सवाल, कि अगला सवाल आप अगले दिन करिएगा। नहीं, प्राइवेटाइजेशन की बात आ गई, हमने कहा चलिए। अरे अभी सर का समय नहीं हुआ भाई, अभी सर का दौर चल रहा है। सर चले गए लेकिन सर का समय थोड़े ना गया है अभी। अच्छा सर का समय है अभी क्या? सर अब तो केएस पांडे सर का दौर चल रहा है भाई। नहीं अब सर नहीं है, देखिए अब सर नहीं है तो सर के शोधार्थी बताए ना। सर के प्रकाश पांडे जी सवालों का जवाब दें। ये चलो भाई विकास बताओ। जो भी आर्थिक मॉडल, जिस आर्थिक मॉडल की तरफ हम जा रहे हैं उसमें तो धीरे धीरे सारे क्षेत्रों को प्राइवेट हाथों में दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र छोड़ के, और बाद में वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि अरे सुनिए सर, इसमें जो